तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्शन के करंट अफेयर्स का। ये आपका वॉल्यूम 8 है। वॉल्यूम 8 में जो आज हमारा जो टॉपिक जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, टॉपिक जो आ रहा है, शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखीय गतिविधियों के प्रमाण आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो शुक्र ग्रह पे किसके प्रमाण आपको देखने को मिले हैं? तो ज्वालामुखीय गतिविधियों का प्रमाण आपको कहाँ पे मिले हैं? तो ध्यान रखना, शुक्र ग्रह पे आपको देखने को मिले, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे नासा के मैगलेन मिशन। ठीक है, तो मैगलेन मिशन का संबंध किससे है? कई बार मिशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या बताएंगे? किससे है मैगलेन मिशन का संबंध? नासा से। ठीक है, नहीं, मैगलेन मिशन तो नासा का है ही, लेकिन मुख्यतः किसके लिए है? बृहस्पति तो को ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह में। शुक्र के लिए। ठीक है, तो बृहस्पति कौन बोल रहा है? ठीक है, शुक्र के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह पे हाल में हुई ज्वालामुखी गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। मतलब नासा ने एक मिशन को लॉन्च किया वेनस के लिए, शुक्र के लिए, जिसका नाम है मैगलेन मिशन। और इससे जो जानकारी जो हमें पता चलती है, से ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? तो शुक्र पे। और ये शुक्र ग्रह पे हाल में हुई ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रत्यक्ष भूगर्भीय उदाहरण दूसरी बार मिला है। ठीक है, सेकेंड टाइम है। ठीक है, इटली के वैज्ञानिकों ने शुक्र की सतह में परिवर्तन को ढूंढा है। ज्वालामुखी फटने पर निकलने वाले लावा से कई चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसके कारण सतह में क्या होता है? तो परिवर्तन आता है। मैगलन मिशन के सिंथेटिक अपर्चर रडार का प्रयोग करके शुक्र ग्रह के घने बादलों के आवरण के बावजूद ग्रह की विस्तृत एवं स्पष्ट छवियां ली है। हमें बस इतना ध्यान में रखना है देवियों और सज्जनों, जो मैगलन मिशन जो है सो नासा का है और ये शुक्र के लिए है। और ये मिशन जब जाती है तो जो काम जो करती है उससे पता चलता है कि शुक्र ग्रह पे ज्वालामुखी है। ठीक है, जिसको वाल्केनिक कहते हैं ना, वाल्केनो, उसका मतलब क्या देखने को मिलता है? तो प्रत्यक्ष आपको प्रमाण आपको देखने को मिलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है, चिली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा की बात करेंगे, कहां पर स्थापित किया गया, क्या बताएंगे? तो चिली चिली में। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है? तो चिली चिली में स्थापित किया गया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरी चिले के एकाटामा मरुस्थल, ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखा, उत्तरी चिले की बात करेंगे तो कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा कहते हैं ना। ठीक है, तो अटाकामा मरुस्थल में क्या आपको देखने को मिला? तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक कैमरा बनाया जा रहा है। किस प्रकार की कैमरा है? दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है। ठीक है, नीचे सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा को स्थापित किया जाएगा। इस कैमरा को लगाने का उद्देश्य डार्क एनर्जी, डार्क मैटर तथा संभावित एस्ट्रॉयड टकरों का मतलब पता करना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, क्या बताएंगे? चिली के कहाँ पे? अटकामा। बिल्कुल, तो एटाकामा मरुस्थल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस कैमरा का लगाने का पर्पस क्या है, तो क्या बताएंगे? क्या पर्पस है? डार्क में संभावित बिल्कुल, एस्ट्रॉयड डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क और मैटर साथ में आपको ध्यान में रखना है एस्ट्रॉयड के टकरों का मतलब पता लगाने के लिए। ठीक है, ये वेधशाला ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को विकसित करने के लिए विशाल मात्रा में डाटा भी सृजित करेगी। कैमरे का रेजोल्यूशन कितना होगा? ठीक है, 3.2 गीगा पिक्सल से ऊपर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 40 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल लेके ही सब खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 3.2 गीगा पिक्सल है, उससे भी ऊपर होगा। वजन की बात की, 3 टन वजन होगा। ठीक है, यह कैमरा 2025 में काम करना शुरू करेगा। हर 3 दिन में यह आसमान की एक चक्कर लगाएगा, जिससे वैज्ञानिकों को विश्लेषण के लिए भरपूर डाटा और तस्वीर मिलेगी। यह ऑब्जर्वेटरी चिली की राजधानी सैंटियागो से 560 किलोमीटर के उत्तर में सेरो पाचो पहाड़ी पे, ठीक है, 2500 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और इसका प्रबंधन कौन देखता है, इसका मैनेजमेंट कौन देखता है? तो अमेरिका का रिसर्च सेंटर, ठीक है, नोएर लैब, क्या नाम है इसका? में। नोएर लैब की बात करेंगे, ध्यान रखना, वो इसका प्रबंधन देखने का काम करता है। तो चिली की राजधानी कहाँ है, क्या बताएंगे? सैंटियागो। ठीक है, और चिली में जो मरुस्थल जो है, जो डिजर्ट जो कौन सा मरुस्थल है जहाँ पे बना है? आटाकामा। किस तरह का मरुस्थल है आटाकामा, तो क्या बताएंगे किस तरह का मरुस्थल है? कोल्ड शुष्क नहीं है, जमीन। शुष्क है। ठीक है, ध्यान में रखना, शुष्क, और सबसे अधिक शुष्कतम माना जाता है इसको। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, जगह का इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोल्ड। ठीक है, नहीं, अटाकामा शुष्क है, कोल्ड नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए।
दक्षिण कोरिया की प्रथम एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च हो गई है। तो दक्षिण कोरिया ने भी अपनी प्रथम अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने आधिकारिक तौर पे अपनी अंतरिक्ष एजेंसी का उद्घाटन किया है। इस एजेंसी का नामकरण कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो कासा जो होगा किसका होगा, किसका होगा, दक्षिण कोरिया। साउथ दक्षिण कोरिया का। कोरिया। ठीक है, और नासा किसका है, यूएसए का है। ठीक है, यूएस। और बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन का क्या है, यूरोपियन यूनियन का कैसे है इसरो? ईएसए है। ठीक है, ध्यान में ईएसए है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का ईएसए है। जक्सा की बात करेंगे तो कहाँ का है, जापान जक्सा का। जापान का है। रॉस कॉस्मोस की बात करेंगे, रॉस कॉस्मोस कहाँ की है, क्या बताएंगे, रसिया। रसिया की। रसिया की है। ठीक है, तो ये कासा जो है से अपना दक्षिण कोरिया के, डेट मीन दक्षिण कोरिया के पास अभी तक अपना स्पेस एजेंसी नहीं था। ठीक है, अब बन गया है। ठीक है, अब आते हैं, कासा का लक्ष्य पुनः उपयोग में ले जाने सकने वाली लॉन्च व्हीकल का प्रोत्साहन देना है, जीपीएस का विकास करना तथा एक लूनर लैंडर प्रोग्राम को विकसित करना। पुनः उपयोग में ले जा सकने वाले लॉन्च व्हीकल का प्रोत्साहन देना है। ठीक है, जो रीयूज किया जा सके। अब भारत इसका प्रयोग कर चुका है। ठीक है, भारत को इसका सफल परीक्षण भारत कर चुका है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक रॉकेट से आप लॉन्च कर देते हो स्पेस क्राफ्ट को, उसके बाद वो यूजलेस टाइप का हो जाता है ना, लेकिन फिर से उसको क्या करना है, धरती पे लैंड करवाना है। और फिर से आगामी रॉकेट, आगामी जो आपका जो कार्यक्रम जो उसमें फिर उसी का प्रयोग करना। री लॉन्चेबल व्हीकल जो होता है उसमें कुछ दिन पहले अमेरिका को सफलता मिली थी, लेकिन भारत ने भी इसमें अपना हाथ आजमाया है और वो सफलता भारत को भी मिल गई है। तो भारत के भी पास पुनः उपयोग ले जा सकने वाले लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। ठीक है, एक कासा का दूरगामी प्रोग्राम है। दूसरा क्या है, जीपीएस का विकास करना तथा एक लूनर लैंडर प्रोग्राम को विकसित करना। तो जीपीएस भी अभी इसका पास नहीं, हमारे पास जीपीएस है ना, हमारे पास कौन सा भी जीपीएस है, हमारा अपना जो है नेविगेशन सिस्टम की बात करेंगे, हमारे पास क्या नाम है हमारा नेविगेशन सिस्टम का, नाभिक। नाविक। ठीक है, हमारे पास क्या है, तो नाविक है। ठीक है, अमेरिका के पास क्या है, जीपीएस। ठीक है, जीपीएस अमेरिका का ही है। चाइना ने भी अपना क्या ना क्या डुआंग पुआंग क्या क्या लॉन्च किया, क्या नाम है उसका यार, बाइडू, बाइडू करके कुछ है उसका, चाइना का भी अपना है। ठीक है, आप देखेंगे दक्षिण कोरिया की योजना है 2045 तक मंगल पे अपना उपग्रह उतारने की। भारत की मंगलयान की बात करेंगे, हम लोग मंगल पे अपना उतार चुके। कब उतारे थे हम लोग मंगल पे, 2012 में या फिर 2013 में, 13 में। मंगलयान। 13 ठीक है, 14 तो में 2013 में लॉन्च हुआ था नहीं। ठीक है, दक्षिण कोरिया का पहला लूनर लैंडर 2032 में छोड़ा जाएगा। 2027 तक दक्षिण कोरिया कम से कम 3 और अंतरिक्ष अभियानों की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया सैन्य उपग्रहों को लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। दक्षिण कोरिया 7वां ऐसा देश बन गया जिसके पास अपने देश का स्वदेश निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल तथा उपग्रह विकास तकनीक है। ऐसा 7वां देश है। तो ये सारी जो बातें जो हमने पढ़ी थी वो हमारे लिए उतने यूजफुल नहीं, हमारे लिए यूजफुल क्या है, तो कासा यूजफुल है। ठीक है, ध्यान में रखना है काशा। पाकिस्तान ने बहु अभियान संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो चीन ने पाकिस्तान के बहु अभियान संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस उपग्रह का नाम क्या, पाक सेट। ठीक है, एक्चुअली में कोई रॉकेट वॉकेट था नहीं। ठीक है, वैसा तो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक के छात्र वगैरह सब बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि चीन की वजह से इसने भेज दिया, जिसका नाम है पाक सेट MM1 नाम है। ठीक है, इस उपग्रह को चीन ने दक्षिणी पश्चिमी प्रांत सिचुआन में स्थित शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपण में लॉन्च मार्च 3B कैरियर रॉकेट का भी मतलब प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका नाम क्या है, पाक सेट MM1। चेंज 6, ठीक है, ध्यान रखना, चेंज 6 की बात करेंगे तो चेंज 6 ने लाया चंद्रमा के मिट्टी का नमूना लेकर आया। ठीक है, ये CHANG, हालांकि चाइनीज लैंग्वेज में कुछ और भी होगा लेकिन हम लोग चेंज ही चांगी पढ़ रहे हैं। चांगी ठीक है, सब लोग बोलता है सर इसको। चांगी होगा, हाँ चाइनीज लैंग्वेज में कुछ चांगी और ही होगा। 6। हाँ, तो ये किसका ये है ये, ठीक है, ये उपग्रह किसका है, ये क्या बताएंगे, ये क्या बोल सकते हैं इसको, स्पेस स्टेशन लूनर। शायद। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, चाइना का है। ठीक है, तो इसने मतलब चांगी 6 ने चंद्रमा से चट्टान एवं मिट्टी के नमूने लेकर वापस धरती पे पहुंच गया है। ठीक है, चीन का चंद्र जांच लूनर प्रोब मॉड्यूल चांगी 6 पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र लेकर पृथ्वी पर लौटा है।
और चांगी 6 चंद्रमा के इस हिस्से में पहुंचने वाला, वहां से नमूने एकत्र वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान ने लगभग 2 किलोग्राम धूल एवं चट्टानों के नमूने लेकर धरती पर आया। ठीक है, 2 केजी उठाकर लाया है। इस यान का प्रक्षेपण 3 मई 2024 को किया गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश भारत बना था। ठीक है, जब 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडर की बात करेंगे, सफलतापूर्वक चंद्रमा के, ठीक है, पे हम लोग पहुंच गए थे, जिसको हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। कब पहुंचे थे हम लोग? 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को। ठीक है, और इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? नेशनल नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे। ठीक है, तो चांगी 6 की बात करेंगे तो चंद्रमा से, ठीक है, क्या लेकर आया है? तो वहां से धूल चट्टान वगैरह लेकर आया है, जिसकी बात करेंगे, जिसकी कितनी इसकी वेट है, तो क्या बताएंगे? देखिए सर, जो मतलब हाँ। दक्षिणी ध्रुव से लेके आया है, नहीं तो इसे जो रसिया से पहले लेके आ गया है सर। क्या? जैसे भारत दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था ना, डार्क वाला साइड में, तो वहां से ये मैटर लेके आया है सर। इससे पहले रसिया भी मतलब चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव से लेके आया है चट्टान उटान। ठीक है, रसिया का तो लूना 5 जो था तो फ्लॉप हो गया था ना, 25। लूना 25। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अपना। ठीक है, फिलहाल चांगी 6 याद रखिए, चाइना का। ओपन एआई ने जारी किया, ठीक है, चैट जीपीटी एड्यू। तो चैट जीपीटी का आपका आई थिंक फुल फॉर्म वगैरह जो था 69 बीपीएससी में आई थिंक पूछा था, नहीं पूछा था ना? तो ओपन एआई की बात करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, किसका है? तो चैट जीपीटी का है। इसका फाउंडर कौन है? चैट जीपीटी का फाउंडर सैम अल्टमैन है। नहीं, सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन। ठीक है, क्या है? सैम अल्टमैन जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए गूगल ने क्या लॉन्च किया? गूगल ने अपना, कल जेपीएससी के प्रश्न, जेएसएससी के प्रश्न में था, ठीक है, तो जैमिनी को लॉन्च किया है। ठीक है, हाँ। तो हाल ही में ओपन एआई ने एआई पावर्ड, ठीक है, रोबोट का अधिक उन्नत संस्करण जारी किया। इस संस्करण का नाम रखा है चैट जीपीटी एडू, जिसे विद्यालय शिक्षा के अनुरूप काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि इससे कुछ उत्तर पूछिएगा ना, तो इतना ना टफ लैंग्वेज में इसका जवाब देता है ना, तो उसको समझने के लिए ना फिर गूगल का सहारा लेना पड़ता है बोल क्या रहा है। ठीक है, इसका लक्ष्य है विद्यार्थियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को सरल एवं सुविधाजनक बनाना। इसके अलावा यह संस्करण विद्यालय, कॉलेज के स्टाफ, शोधकर्ता, रिसर्चर जिनको कहते हैं, एवं वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सहायक सिद्ध करेगा। ठीक है, तो ओपन एआई के द्वारा जो नया जो चैट जीपीटी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? चैट जीपीटी एड्यू। ठीक है, मुख्यतः क्या है? एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने की काम करेगी। ठीक है, आप चलेंगे पेरू और स्लोवाकिया ने किया आर्टिमस समझौता। ठीक है, तो आर्टिमिस समझौता की बात करेंगे, किस देश का ये मिशन है आर्टिमस मिशन, तो क्या बताएंगे? तो ये यूएसए का मिशन है। ठीक है, और इसमें कितने लोग जाने वाले हैं चंद्रमा पे? कितने लोग जाएंगे चंद्रमा पे? 3। 4 लोग हैं। ठीक है, उसमें एक देवी भी है ना? हाँ, क्रिस्टीना पोच है। हाँ, ठीक है, तो 4 लोग आई थिंक, 3 मेल 1 फीमेल है, आई थिंक वो नीचे दिया ही होगा। ठीक है, तो पेरू और स्लोवाकिया ने शांतिपूर्ण चंद्रमा अन्वेषण के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, नासा ने वाशिंगटन मुख्यालय में समझौते पर किए गए इस हस्ताक्षर के साथ ही ये दोनों देश भी अंतरिक्ष के सुरक्षित अन्वेषण पर अमेरिकी नेतृत्व वाले समझौते में शामिल हो गए। ठीक है, तो आर्टिमिस समझौता करने वाला पेरू की बात करें 41वां देश है, और स्लोवाकिया की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 42वां देश है। ठीक है, लेकिन हम भी, मोदी जी भी गए थे, तो बाइडेन ने साइन वगैरह करने का बड़ा रिक्वेस्ट किया था, तो मोदी जी ने भी साइन कर दिया था। ठीक है, 2023 में। और भारत जो है आर्टिमिस मिशन पे समझौता करने वाले देशों में शामिल है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो क्या बताएंगे? 27वां स्थान है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके 70 बीपीएससी में आने के 50% चांस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिमिस मिशन से या तो मेल का, फीमेल का नाम पूछेगा क्रिस्टीना कोच, या फिर पूछेगा किस देश का है, या फिर पूछेगा भारत ने कब साइन किया था, या फिर पूछेगा भारत कितना नंबर का सदस्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्टिमिस मिशन से क्वेश्चन आ सकती है, क्योंकि हमेशा एक स्पेस मिशन से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, या तो अमेरिका का पूछ दे, नासा का, या फिर भारत का पूछ दे, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। ठीक है, अब आर्टिमिस समझौते के विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिमिस समझौता नासा एवं 7 अन्य देशों के द्वारा 2021 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मतलब 7 नेशन की बात करेंगे, इनके क्या थे? तो फाउंडर थे।
ठीक है, फाउंडर मेंबर में बात करेंगे तो 7 देश थे। आर्टिमिस समझौते नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए तैयार किए गए सिद्धांतों के प्रति एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। नासा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर चंद्रमा तथा मंगल ग्रह पे मानव का उपस्थिति का निर्माण करना है। नॉट ओनली चंद्रमा, ठीक है, मंगल ग्रह भी इसमें शामिल है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो भारत कितने मेंबर का सदस्य बना है ये इसका बताएंगे आर्टिमिस का। बिल्कुल 27 है। ठीक है, अभी नए कौन मेंबर जो है आर्टिमिस में शामिल हुए, कौन से देश थे क्या बताएंगे? पेरू और स्लोवाकिया। ठीक है, ध्यान रखना है, पेरू और स्लोवाकिया काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वैज्ञानिकों द्वारा रोबोटिक अंगूठे का विकास किया गया। ठीक है, रोबोटिक अंगूठे का विकास किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने रोबोटिक थर्ड थंब का विकास किया जिसे एक हाथ से काम करना सरल हो जाएगा। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों डैनी क्लोड ने प्रोफेसर मैकिन की प्रयोगशाला में एक अतिरिक्त अंगूठे का विकसित किया है। ठीक है, इसे आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है और इसे आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है। इसका उपयोग पहनने वाले की गति की सीमा को बढ़ाना है, उनकी पकड़ने की क्षमता को बढ़ाना और हाथ की वहन क्षमता का भी मतलब विकास करना। ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते। दक्षिण कोरिया ने लॉन्ग रेंज, ठीक है, SAM सिस्टम का विकास किया। ठीक है, किसने? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो इस सिस्टम को रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म्स फोर्सेस द्वारा स्थापित किया गया। सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात कॉम्बैट रेडीनेस सर्टिफिकेशन मिल गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? LSAM 2025 तक उत्पादन आरंभ कर देगा। 2028 से विभिन्न अभियानों पे इसका उपयोग करना शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये सैम क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है सैम का नाम? क्या है? सरफेस टू एयर क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में लॉन्ग रेंज वाला काम करता है। ठीक है, ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो हवाई हमलों से बचाव के तौर पे काम करता है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर UAV जैसे हमलों के खतरों से निपटे। UAV का फुल फॉर्म क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। ठीक है, तो उससे भी ये निपट सकता है। ठीक है, तो सैम की बात करेंगे। एलसैम किसका है? ये किसका है मिसाइल? ये ठीक है, साउथ कोरिया की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये लॉन्ग रेंज का है, ये भी आपको ध्यान रखो। ओलेग कोकोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला प्रथम व्यक्ति बन गए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? ओलेग, ठीक है, कोनोनेके। ठीक है, कहाँ के यात्री है ये? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, कितना समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिता दिया? तो 1000 बिता दिया। ठीक है, 1000। ठीक है, यह उपलब्धि उनके 5वें मिशन के दौरान हुई। ठीक है, इनका ये 5th मिशन था। ठीक है, कितने मिशन था? तो इनके 5th मिशन था। ठीक है, बिल्कुल। उन्हें सोयूज MS-24 स्पेस क्राफ्ट से स्पेस स्टेशन भेजा गया था। ठीक है, तो स्पेस स्टेशन में थे और इन्होंने 1000 दिन बिताया। विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट अमेका। ठीक है, अब BPSC एक रोबोट से भी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अब पिछला बार रोबोट से पूछा था, मिक्का नाम का रोबोट किसका है वो पूछा था 69 BPSC में। ठीक है, पूछा था ना मिक्का को लेकर। उससे पहले 68 में भी एक रोबोट से क्वेश्चन था, मिक्का से पूछा था ना। तो रोबोट वाला जहां पर भी आपको मिले ना तो चिन्हित कर लेना आप लोग। ठीक है, हाँ, तो अमेका विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट है। ठीक है, तो अमेका की बात करेंगे, विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट है। किसने बनाई है इसको? तो ब्रिटिश कंपनी इंजीनियर्ड आर्ट डिजिटल ने अमेका को विकसित किया। इसे जर्मनी की राजधानी बर्लिन में डिस्प्ले किया गया। ठीक है, तो इसको डिस्प्ले कहाँ पे किया गया? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसको डिस्प्ले किया गया। ठीक है, इसे रोबोट एवं व्यक्तियों के एक दूसरे से बेहतर ढंग से समझने में मदद के लिए डिजाइन किया गया। यह भविष्य में रोबोट और मानव के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी सहायक होगा। ठीक है, तो इसको बनाया गया ब्रिटिश कंपनी इंजीनियर्ड आर्ट्स के द्वारा बनाया गया, लेकिन इसको डिस्प्ले मतलब प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई इसकी? तो इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी कहाँ पे? बर्लिन में। ठीक है, रोबोट का नाम क्या है? विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट की बात करेंगे क्या? अमेका। इसकी खूबसूरती क्या है? ये इंसान और अपने बीच में क्या समन्वय स्थापित कर पाता है। ठीक है, चंद्रमा पर स्थापित होगा रिसर्च स्टेशन। ठीक है, और चंद्रमा पे बात करेंगे, रिसर्च स्टेशन स्थापित होने जा रहा है। चीन के साथ मिलकर रूस चंद्रमा पे रिसर्च स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखो, चीन और रूस मिलकर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है,
यह स्टेशन की बात करेंगे तो यह स्टेशन 2 चरणों में बनाया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में बेस स्टेशन बनाया जाएगा। यह बेस स्टेशन 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरे चरण में इस स्टेशन का विस्तार किया जाएगा जिससे 2045 तक पूरा होने का अनुमान है। इस नए पहल में 12 अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। रूसी संसद की बात करेंगे जिसको ड्यूमा कहते हैं, तो रूसी संसद स्टेट ड्यूमा ने निम्न सदन ने चीन के साथ किए गए समझौते की पुष्टि कर दी, ठीक है। तो एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात चल रही है, रिसर्च स्टेशन बनाने की बात चल रही है, तो इसमें रसिया और कौन सा देश शामिल है, तो क्या बताएंगे? चाइना। बिल्कुल ठीक है। ये 2035 तक इसका जो बेस स्टेशन स्थापित किया जाएगा चंद्रमा के साउथ पोल में या फिर नॉर्थ पोल में, तो क्या बताएंगे? ठीक है, साउथ पोल में। इसका एक्सटेंशन कब तक होगी, तो क्या बताएंगे? एक्सटेंशन कब होगा इसका? 45 तक, ठीक है, 45 में इसका एक्सटेंशन होगा। कितने अन्य देशों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पर हस्ताक्षर कर दिए, तो क्या बताएंगे? 12 अन्य देश। बिल्कुल ठीक है। जैसे आप बात करेंगे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, उसी तरह गूगल का भी अपना एक एआई है जिसका नाम है जेमिनी, ठीक है। तो जेमिनी भारत में लॉन्च हो गई है, ठीक है, जेमिनी जिसको बोलते हैं, सॉरी, गूगल की जेमिनी एआई भारत के एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, ठीक है। यह ऐप अंग्रेजी, हिंदी तथा 8 अन्य भारतीय भाषाओं को सपोर्ट भी करेगा। इसकी मदद से जेमिनी एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस भारतीय उपयोगकर्ताएं, मतलब यूजर की बात करेंगे तो जेमिनी 1.5 प्रो के फीचर को एक्सेस कर पाएंगे। जेमिनी 1.5 प्रो गूगल का नवीनतम नेक्स्ट जोन एआई मॉडल है, नवीनतम नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल है। जेमिनी एडवांस की विस्तारित क्षमता उपाय को बहुविध बड़े बड़े दस्तावेजों तथा ईमेल अपलोड करने की भी सुविधा प्रदान करेगी। फ्री है कि पैसा का लगता है इसको यूज करने में, ठीक है। तो ध्यान में जेमिनी 1.5 प्रो की बात करेंगे तो ये गूगल का एआई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भारत में इसको लॉन्च कर दिया गया। चीनी वैज्ञानिक ने फ्री का है सर, सैमसंग सैमसंग S24 और फ्री का दिया है जेमिनी अच्छा, 1.5 तो Pro। सही है। तो फिर मेरे पास तो मैकबुक है, मेरे पास ये सैमसंग का मेरे पास भी है, लेकिन कौन सा मॉडल है, सस्ता वाला कोई, ठीक है, चेंज कर इसमें दीजिए। नहीं होगा। नहीं नहीं, इससे ज्यादा महंगा फोन, ज्यादा महंगा मुझे लैपटॉप थोड़ा चाहिए हाई क्वालिटी का, क्योंकि मुझे उस पर कॉपी वगैरह ये सब चेक करना पड़ता है। फोन बहुत कम ही यूज होता है, एक ऑफिस का फोन है, एक है, मतलब उतना भी नहीं है, हालांकि ये एफ सीरीज का फोन है ये, ठीक है, अच्छा चलता है, 54 55 है आई थिंक, ठीक है। चलिए, चीनी वैज्ञानिकों ने, और नया फोन लेने से सबसे ज्यादा अफसोस कब होता है ना, उसको ले लीजिए कुछ दिन के बाद उसका दाम बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है, फिर रिग्रेट में जीते तो इतना कम गया इसका ना, सैमसंग का वो स्पेशल चीज, गिरता है। हाँ वो चीज हम नहीं, उसका गिरता थोड़ा बहुत देगा, 20 से 25 हजार गिरता है, ठीक है, तो फालतू है वो। चीनी वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न ढूंढ लिया है, ठीक है। तो चीनी वैज्ञानिकों ने चाइना एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य के अवमंडलीय घूर्णन का एक नया पैटर्न ढूंढा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका के अनुसार यह नई खोज पहली बार सूर्य के वातावरण के घूर्णन का सटीक तीर आयामी को मतलब समझते हैं ना, 3D बोलते हैं, ठीक है। 3D चित्र मतलब क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का एक नया पैटर्न ढूंढ निकाला है, तो चीन के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चेस एक उपग्रह परियोजना है जो सूर्य के निरीक्षण के लिए भी बनाई गई है, ठीक है। चेस CHASE चाइना का है, ठीक है। इसका उद्देश्य हमें यह बतलाना है कि सूर्य किस प्रकार काम करता है, इसका वातावरण किस प्रकार की गतिविधि करता है। चांगी 7 मिशन के लिए इजिप्ट और बहरीन चीन के साझेदार बने। तभी तो चांगी 6 हम लोगों ने पढ़ा था, ये चांगी 7 भी आ गया, ठीक है। इसमें कौन सा 2 देश शामिल हो गया, इजिप्ट जिसको हम लोग कहते हैं मिस्र, और साथ में बहरीन। इजिप्ट और बहरीन चांगी E7 मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के रूप में चीन का साथ देंगे, ठीक है। इजिप्शियन स्पेस एजेंसी जिसको बोलते हैं EGSA, क्या बोलते हैं इनको, EGSA, और बहरीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी तथा चांगचुन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है, फाइन मैकेनिक्स एंड फिजिक्स ने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य संयुक्त रूप से, ठीक है, हाइपर स्पेक्ट्रकल कैमरे को विकसित करना है। चीन के इस चंद्र अभियान का लक्ष्य 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल एवं बर्फ की खोज करना, ठीक है। चांगी 7 का लक्ष्य क्या है,
तो भाई साहब साउथ पोल पर जाएगी 2026 तक, वहां पे बर्फ एवं जल की क्या करेगी, खोज करेगी, ठीक है। और ध्यान में रखना इसके साथ कौन से और भी दो देश लग गए हैं इनके साथ, तो बहरीन और इजिप्ट, ठीक है। Egypt. तो चांगी 6 और चांगी 7 दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आदित्य L1 ने लिया सूर्य का तस्वीर, तो आदित्य L1 ने क्या लिया, सूर्य का तस्वीर ले लिया। इसरो ने आदित्य L1 द्वारा ली गई सूर्य की छवियों को जारी कर दिया है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर अभियान है, ठीक है। तो भारत का पहला सौर अभियान का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, Aditya L1. ठीक है आदित्य L1, L1। ठीक है आदित्य L1। इस पर स्थित रिमोट सेंसिंग पेलोडों में से दो पेलोड ने सूर्य एवं उसकी गतिविधियों के चित्र उस समय ली जब वो सौर आंधी आई हुई थी, ठीक है, उस समय इन्होंने चित्र निकाल लिया। इस घटना के दौरान सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप तथा, जिसको सूट बोलते हैं, विजिबल इमोशंस लाइव कोरोनोग्राफ, जिसको वेल कहते हैं, नामक दो रिमोट सेंसिंग पेलोडों ने सूर्य के चित्र लेने के साथ साथ महत्वपूर्ण अवलोकन भी किया। इसरो के अनुसार ये चित्र सौर ज्वालों, ठीक है, ऊर्जा वितरण इत्यादि को समझने में सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही अंतरिक्ष में मौसम को समझने में, उनका पूर्वानुमान करने में, सौर गतिविधियों में यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए एक विस्तृत वेवलेंथ रेंज के ऊपर मॉनिटरिंग करने में भी मदद करेगी, ठीक है। तो उतना चीज याद नहीं, ध्यान में रखना है। आदित्य L1 जो है से भारत का पहला सौर अभियान है। इन्होंने मतलब क्या किया, तो सूर्य की तस्वीर निकाल ली है। और सूर्य की भी तस्वीर तब निकाली थी जब वहां पे सोलर वॉल्केनिक हो रहा था, सूर्य ज्वालामुखी नहीं, लपटें नहीं उठती है, ठीक है। उस दौरान इन्होंने क्या किया, तो सूर्य का तस्वीर निकाला था, ठीक है। पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा उपग्रह तृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपग्रह तृष्णा की बात करेंगे, इसका क्या प्रयोग हुआ है, तो पृथ्वी की तापक्रम की निगरानी करेगा, ठीक है। अब तापक्रम से भी बीपीएससी ने पिछले बार हीट वेव से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, हीट वेव से प्रश्न पूछा था। तो ऐसे जो आपका जो इन्वायरमेंटल चेंज जो होता है उससे भी बीपीएससी प्रश्न उठाता है, ठीक है। तो पिछले बार हीट वेव से प्रश्न पूछा था, इस बार कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा कौन सा उपग्रह करेगा, उपग्रह का नाम क्या है, तृष्णा, ठीक है। और तृष्णा की बात करेंगे तो ये भारत के साथ अलावा किस देश का संयुक्त उपक्रम है, तो क्या बताएंगे, भारत और फ्रांस का, ठीक है। तो भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। इसरो तथा फ्रेंच अंतरिक्ष, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंच अंतरिक्ष की बात करें, क्या है, CNEC, उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग उपग्रह तृष्णा के माध्यम से पृथ्वी की सतह की मतलब क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। तो तृष्णा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब आते देखेंगे उच्च रेजुलेशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट का संक्षिप्त नाम है। तृष्णा को पृथ्वी की सतह के तापमान, वनस्पति स्वास्थ्य, ठीक है, मतलब कह सकते हैं वनस्पति का स्वास्थ्य और जल चक्र गतिशीलता के उच्च स्थानिक और लौकिक रेजुलेशन अवलोकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब तृष्णा को कब प्रक्षेपित किया जाएगा, कब इसको लॉन्च किया जाएगा, तो क्या बताएंगे, तो 2025 में काफी अधिक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं, इससे पहले इसरो एवं CNEC ने मेधा ट्रॉपिक्स तथा 2013 में, ठीक है, सरल अलितिका नामक उपग्रहों को संयुक्त रूप से लॉन्च किया था, ठीक है। भारत एवं फ्रांस मानव अंतरिक्ष उड़ान सहित अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग के तहत भी काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रांस का, तो फ्रांस हमारा सबमरीन को भी डेवलप करने में भी योगदान दे रहा है, ठीक है, पता है ना, सबमरीन को भी डेवलप करने में फ्रांस का योगदान है, ठीक है। मेधा ट्रॉपिक्स का क्या यूज है, मेधा ट्रॉपिक्स क्यों लॉन्च किया गया था, मेधा ट्रॉपिक्स, ये लोग मानसून के लिए किया गया था सर। किसके लिए किया गया था, मानसूनी जानकारी के लिए। नहीं, ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए है मेनली, जो है सो आई थिंक वाटर, जल चक्र को क्या बोलते हैं, उसके लिए किया गया था, ठीक है। ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वाटर के उसके लिए था, रिसाइकलिंग वगैरह के लिए था, ठीक है। वाटर साइकिल को जानने पहचानने के लिए आई थिंक किया गया था, एक बार चेक कीजिएगा मेरा टॉपिक्स, ये इसमें भी फ्रांस का योगदान है। AI उपकरण दिव्य दृष्टि विकसित हुआ है, ठीक है। AI उपकरण का क्या नाम है, दिव्य दृष्टि। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा ने सफलतापूर्वक AI उपकरण दिव्य दृष्टि को विकसित किया है। AI आधारित उपकरण दिव्य दृष्टि चेहरे की पहचान को चाल विश्लेषण से जोड़कर एक सुदृढ़ एवं बहुयामी प्रमाणीकरण प्रणाली को सृजन कर सकता है, या नवोन्मेषित समाधान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। इसमें सटीकता एवं विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। इस AI टूल को DRDO की बैंगलोर स्थित प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह के तहत विकसित किया गया। यह दोहरा दृष्टिकोण भारत की सटीकता को बढ़ाता है, पहचान की सटीकता को
बढ़ाता है। इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी के जोखिमों को न्यूनतम किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। यह उपकरण रक्षा कानून प्रवर्तन, कारपोरेट तथा लोक अधिसंरचना संबंधी विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो एआई उपकरण दिव्य दृष्टि विकसित किया गया, ठीक है। दिव्य दृष्टि क्या एआई उपकरण है, किसने विकसित किया? शिवानी वर्मा ने किया। क्या करेगा? तो पहचान को और सटीकता से मतलब वो कर सकता है, ठीक है। इसका विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो सकता है, तो इसका उपयोग हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी मद्रास एवं नासा के द्वारा, ठीक है, आईएसएस पर पैथोजन का अध्ययन किया करेगी, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास एवं नासा द्वारा आईएसएस पर पैथोजन का अध्ययन होगी, ठीक है। तो हाल में आईआईटी मद्रास तथा नासा ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने संयुक्त अध्ययन पर सहमति प्रकट किया। यह अध्ययन इस संबंध में किया जाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहु औषधि प्रतिरोधी बैक्टीरिया किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वहां पे लोग बैक्टीरिया को ले जाएंगे, देखेंगे उनमें क्या एक्टिविटी होता है, ठीक है। उनका शोध मुख्य रूप से एंड्रोबैक्टर कुशेन डांस से संबंधित है। यह बैक्टीरिया रोग से मुक्ति को आसान बना देता है। यह शोध इस पर भी प्रकाश डालेगा किस प्रकार इस बैक्टीरिया ने अंतरिक्ष में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए स्वयं को परिवर्तित करता है, मतलब खुद को चेंज कैसे करता है इन द स्पेस, ठीक है। और इसके लिए नासा के साथ किसने मतलब संधि किया है, तो क्या बताएंगे? आईआईटी मद्रास, ठीक है। इट्रोबैक्टर बुगेंडेसियस, ठीक है, ये ध्यान रखें, ये इंडीबैक्टर बुगनेडेंसिस ईएस, क्या पढ़ेंगे इसको? स्केप समूह का पैथोजन है, ठीक है। ये पैथोजन अनेक औषधियों का प्रतिरोधक होते हैं, बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। नासा इसरो लॉन्च करेंगे सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो नासा इसरो लॉन्च करेंगे सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको क्या बोलते हैं इसको? SAR ठीक है, हाँ। एक और भी थी ना नासा और इसरो का संयुक्त, क्या बोलते थे निसार उसको? निसार, ठीक निसार है। हाँ निसार क्या था? निसार था। निसार, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च करेंगे। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को क्या बोलते हैं? निसार। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएसए भारत पहल की दूसरी बैठक की घोषणा की गई है। अपर्चर रडार प्रत्येक 12 दिनों पर संपूर्ण पृथ्वी के सतह का क्या मानचित्रीकरण करेगा, मतलब चित्र बना देगा, ठीक है। ध्यान में रखना। अब आते हैं आगे, भी थोड़ा देख ही लेते हैं। यूएस स्पेस फोर्स एवं भारतीय स्टार्टअप्स 140 एआई एवं क्या लिखा हुआ है 30 टेक के बीच भी कई नई साझेदारी की गई। इस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष की स्थिति में प्रति जागरूकता बढ़ाना, डाटा फ्यूजन प्रौद्योगिकियों तथा इंफ्रारेड सेंसर सेमीकंडक्टर विनिर्माण को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। मुख्यतः ध्यान रखिएगा, नासा और स्टार का जो है क्या बोलते हैं उसको? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निसार बोलते हैं, ठीक है। केरल के विद्यालय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो सकता है आपको एआई से यही प्रश्न पूछ दिया जाए। तो केरल में विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल किया गया है, ठीक है। केरल के स्कूली विद्यालयों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विषय में पाठ्य पुस्तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई को शामिल कर दिया। केरल ऐसा पहला राज्य है। यहाँ पे एआई टीचर भी थी ना, क्या नाम था उस एआई टीचर का नाम? अनुष्का क्या नाम था आइरिस उसका? अनुष्का, आइरिस आइरिश, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य 4 लाख विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक वर्ष में एआई से परिचित कराना है। यह राज्य द्वारा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत में पहली बार है जब स्कूलों के कक्षा में सभी छात्रों को समान रूप से एआई सीखने का अवसर प्रदान करेगा। ऐसा पहला राज्य केरल है। सस्ता बायोडीजल उत्पादन के लिए उत्प्रेरक विकसित किया गया। भारत, चीन और यूके के वैज्ञानिकों ने सस्ता बायोडीजल के उत्पादन के लिए उत्प्रेरक विकसित किए। भारत ने असम एवं ओडिशा के साथ चीन एवं यूके के वैज्ञानिकों के एक दल ने वाटर, ठीक है, ध्यान रखें, रिपेलेंट उत्प्रेरक को विकसित किया। यह उत्प्रेरक पर्यावरण हितैषी बायोडीजल उत्पादित करने की वर्तमान लागत को काफी कम कर देगा। यह उत्प्रेरक बायोमास मतलब सेल्यूलोज से निकाला जाएगा, ठीक है। तब अतएव यह पारिस्थितिकी की दृष्टि से सुसाध्य एवं वहनीय भी होगा। इस सफलता को बायोडीजल उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है, जिससे संधारणीय ऊर्जा सहित सुलभ हो सकेगी। वर्तमान में भारत में बायोडीजल की कीमत लगभग 100 रुपये या फिर $1.2 प्रति लीटर है, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो भारत की बात करेंगे, सस्ता बायोडीजल उत्पादन के लिए उत्प्रेरक विकसित कर रहा है। इसके लिए किस देश के वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है? तो चीन एवं यूके, ठीक है। इसको आवा किस राज्य में इसके लिए खोज वगैरह हो रहा है, तो क्या बताएंगे? असम एवं ओडिशा में, ठीक है।
कौन कौन से राज्य है? असम और ओडिशा, ठीक है। अल्जाइमर उपचार के लिए औषधि, ठीक है, देखें डोनानेमैब, ठीक है। तो जो भी औषधि आया है, ठीक है, जैसे कोई वैक्सीन आया है स्पेशली, उस सबका नाम आपको ध्यान में रखें। अल्जाइमर की बात करेंगे तो किसकी बीमारी है ये, किस अंग को प्रभावित कर, ठीक है। हाँ, इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है, लोग भूलने लगते हैं, और इसके लिए जो औषधि जो है उसका नाम क्या है? डोना नेमैब, ठीक है। हाँ, यूएस, ठीक है, यूएस एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी ग्रुप ने एली लेली द्वारा बनाई गई औषधि डोनानेमैब को अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए मंजूरी दी। किसने बोला? एली लेली ने, ठीक है। डोनानेमैब कोई इलाज नहीं है, लेकिन नैदानिक परीक्षणों से पता चला कि अल्जाइमर की प्रगति को धीमा कर देता है, जिससे लंबे समय तक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों को सुरक्षित रूप में भाग ले सकते हैं। मतलब इलाज तो नहीं करेगा, लेकिन उसका जो एक्सपेंशन की बात करेंगे ना, उसको क्या करेगा? ये रोक देगा, ठीक है। अल्जाइमर रोग के बारे में लोग जान लेते हैं। अल्जाइमर तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, जो मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसमें स्मरण शक्ति मतलब लॉन्ग मेमोरी लॉस एवं डिमेंशिया, ध्यान में रखेंगे, हो जाती है, ठीक है। स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। इस रोग के मुख्य लक्षण भ्रम की स्थिति, स्मृति का खोना, भूल जाओगे, व्यवहार एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब भूल जाएंगे तो व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है। भारी धातु हैवी मेटल प्रदूषक हटाने की विधि की विकसित की गई है, ठीक है। तो आईआईएससी बेंगलुरु ने भूमिगत जल से भारी धातु, ठीक है, प्रदूषकों को हटाने की विधि विकसित की है। आईआईएससी के शोधकर्ताओं ने एक उपचार प्रक्रिया विकसित की। इस प्रक्रिया के मदद से भूमिगत जल से आर्सेनिक जैसे भारी धातु प्रदूषकों को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21 राज्यों में, ठीक है, 113 जिलों में पाया जाने वाला आर्सेनिक अर्थात 0.01 mg प्रति लीटर है। वही दूसरे 23 राज्यों में 223 जिलों में भूमि के जल में फ्लोराइड की बात करेंगे प्रति लीटर 1.5 mg से भी अधिक है। यह स्तर भारतीय मानक ब्यूरो में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमाओं से काफी अधिक है। शोधकर्ताओं की माने तो इंडियन फाउंडेशन एंड अर्थवॉच के साथ काम कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि इन प्रणालियों को ग्रामीण इलाकों तथा बिहार के भागलपुर और कर्नाटक के, ठीक है, चिकबल्लापुर में जाकर उनका प्रशिक्षण करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का कौन सा? भागलपुर, ठीक है। कर्नाटक का चिकबल्लापुर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे मुख्यतः भारतीय जो पानी जो है, ठीक है, भौम जल स्तर है, ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं, उसमें किस दो चीजों की मात्रा अधिक पाई गई? आर्सेनिक और फ्लोराइड, ठीक है। और इसी को मतलब कम करने के लिए, इस प्रदूषण को हटाने के लिए किस संस्था के द्वारा एक विधि विकसित किया गया? तो किस संस्था ने इस विधि को विकसित किया? तो क्या बताएंगे? आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर ने किया है, ठीक है। हर किस तरह की चीजों को सॉल्व आउट करेगा? तो ध्यान रखेंगे कि एक आर्सेनिक की समस्या है, दूसरा कौन सी है? फ्लोराइड को, ठीक है। इनकी जो टीम जो आएगी से 2 जगह पे जाके जांच करे। बिहार के किस शहर में जाके, किस जिला में जाके जांच करेगी? तो क्या बताएंगे? भागलपुर। तो भागलपुर में, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये मैंने करवा दिया। कल हम लोग एनवायरमेंट के टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका एनवायरमेंट की टॉपिक होगी, तो आप लोग इसको पढ़ कर आ जाना, ठीक है। सर इसका ऑफलाइन बुक लेना होगा या यहीं से पढ़ लेंगे?